ओके, तो अपना जो रिकॉर्डिंग सिस्टम है ये बना है अमेरिका में, असेंबल हुआ चाइना के अंदर, यूज किया जा रहा है इंडियंस के द्वारा। सॉफ्टवेयर किसने बनाया? इंडियंस ने। और इसका जो ग्लास है वो बनाया कोरियंस ने बनाया था। और इसी बातें में हम लोग अलग अलग देशों के नाम ले रहे हैं, यही क्या होती है? ग्लोबलाइजेशन। लिखो ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। मेरा जूता है जापानी, टोपी इंग्लिस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। दैट इज ग्लोबलाइजेशन। जो जूते पहन रहे हैं ये इटली के हैं, पैंट यूएसए की है, शर्ट फ्रांस का है। समझ में आ गया? और हमारा शरीर हिंदुस्तानी है। ये क्या है? ग्लोबलाइजेशन है। यानी अलग अलग देशों को, यानी जो ग्लोब है हमारा, उस ग्लोब को एक कर देना, उसका एकीकरण कर देना, इंटीग्रेशन कर देना, इंटरडिपेंडेंसी कर देना, यही क्या होती है? ग्लोबलाइजेशन। ग्लोब मतलब पूरा विश्व, विश्व को एक जगह कर देना, चीजों के और जो सेवाएं हैं उनके आदान प्रदान में, उनमें एक दूसरे के अंदर निर्भरता स्थापित कर देना, एक जगह से दूसरी जगहों पे सामान का आना जाना, सब क्या है? ये ग्लोबलाइजेशन। तो लिखते चलो डेफिनेशन, समझते चलेंगे। लिखो इंटरकनेक्शन, इंटरडिपेंडेंस एंड इंटीग्रेशन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमीज, कल्चर एंड पीपल। लिखो इंटरकनेक्शन, इंटर कनेक्शन, इंटरडिपेंडेंस, इंटरडिपेंडेंस एंड इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमीज, वर्ल्ड इकोनॉमीज, कल्चर एंड पीपल, दैट इज ग्लोबलाइजेशन, दैट इज ग्लोबलाइजेशन। लिखो वैश्विक अर्थव्यवस्था, वैश्विक अर्थव्यवस्था संस्कृतियों, वैश्विक अर्थव्यवस्था संस्कृतियों व लोगों का वैश्विक स्तर पर जुड़ाव, निर्भरता व एकीकरण, जुड़ाव, निर्भरता व एकीकरण। वैश्विक अर्थव्यवस्था संस्कृतियों व लोगों का वैश्विक स्तर पर जुड़ाव, निर्भरता व एकीकरण ही क्या कहलाता है? ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। अब इसको समझो ढंग से। इंटरकनेक्शन मतलब जुड़े हुए हैं। हम लोग फेसबुक पे किसी अमेरिकन से जुड़े हुए हैं, किसी फ्रेंच से जुड़े हुए हैं, तो जैसे बांग्लादेशी और नेपाली श्रीलंकन के साथ में भी जुड़े हुए हैं। यूट्यूब में हम लोगों ने, जैसे ये चेरी मिनाटी ने कुछ डाला उसको और लोग भी देख रहे हैं, या इंडियन हैकर ने कुछ डाला उसको और लोग भी देख रहे हैं। हम लोगों के जो शॉर्ट्स हैं पूरी दुनिया में देखे जाते हैं देखे जाएंगे, देखे जाते हैं, अलग अलग रहता है। यानी हम लोग आपस में क्या हो रहे हैं? इंटरकनेक्टेड हो रहे हैं। अभी हमारे को बराक ओबामा का भाषण सुनना है, हम लोग यूट्यूब पे जाएंगे, बराक ओबामा का भाषण देखना शुरू कर देंगे। यूट्यूब बनाई हुई किसकी है? अमेरिकन की, कैलिफोर्निया के अंदर बना। भाषण किसका सुनना है? फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए सुनना है। सुन कौन चाहता है सुनना? हम चाहते हैं। हम कौन है? इंडियन। तो हम ग्लोबलाइज बातें कर रहे हैं, इंटरकनेक्टेड हैं। थोड़ी देर में हमें रशिया और यूक्रेन की जानकारी लेनी है, हम लोग न्यूज चैनल पे चले जाएंगे या यहाँ पे चले जाएंगे, या हमारा कोई रिलेटिव वहां पे पढ़ाई करने गया था उससे फोन करके पूछ लेंगे जी क्या चल रहा है बता तू। ये इंटरकनेक्शन है। दूसरा इंटरडिपेंडेंसी, यानी निर्भरता होना एक दूसरे पे पूरी दुनिया के अंदर। बहुत सारी चीजों के लिए हम अलग अलग लोगों पे निर्भर है। अगर हमारे को मोस्ट एडवांस फोन चाहिए दुनिया के अंदर तो हम चाइना और अमेरिका पे निर्भर हैं। मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए चाइना और अमेरिका पे निर्भर है। हाई ड्यूरेबिलिटी चीजों के लिए जर्मनी और जापान पे निर्भर है। अलग अलग जगहों से अलग अलग चीजें हमारी निर्भरता डिपेंड करती है। अगर उनको वर्कफोर्स चाहिए, सॉफ्टवेयर डेवलप करने हैं, तो वो दुनिया इंडिया पे निर्भर है। मार्केट चाहिए दुनिया को तो इंडिया और चाइना पे निर्भर है। तो दुनिया की आपस में निर्भरता है या नहीं है?
जैसे कि दुनिया के अंदर अभी यूक्रेन और रशिया की लड़ाई हुई तो बियर के दाम बढ़ गए। कारण क्या रहा? जो का प्रोडक्शन होता है वो यूक्रेन में ज्यादा होता है, गेहूं के दाम एकदम से ज्यादा बढ़ गए। कारण रशिया और यूक्रेन लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द व्हीट, यानी दुनिया के अंदर उनकी ज्यादा प्रोडक्शन करने वालों में नाम आता है। तो दुनिया आपस के अंदर डिपेंडेंट है, जुड़ी हुई है। जब हम लोग कुछ चीजों पे बैन लगा देते हैं तो वो चीजें महंगी हो जाती है। जैसे कि चाइना ने कुछ चीजों पे बैन लगाया कोरोना के दौरान, तो इंडिया के अंदर वो महंगी हो गई। तो इंटरडिपेंडेंसी है दुनिया के अंदर। तीसरा क्या है? इंटीग्रेशन। पूरी दुनिया क्या बन गई? ग्लोबल विलेज बन गई है। हम वैश्विक गांव के रूप में बन चुके हैं। ठीक है, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान। हम लोग लगातार अराउंड द वर्ल्ड इन 84 डेज, पूरी दुनिया 84 दिनों के अंदर हम लोगों ने घूम ली। जा रहे हैं नहीं जा रहे? यानी इंटरकनेक्टिविटी की, दिल्ली से उड़ने वाली फ्लाइट सीधे पहुंचेगी लंदन, और लंदन से तेल भरवाजे पहुंचेगी म्यूनिक, म्यूनिक से पहुंच जाएगी यूएसए, या हम सीधा बॉम्बे से उड़ान भरेंगे न्यूयॉर्क में पहुंच जाएंगे। अब हमें जर्मनी में रुकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हमारे पास में है एयरफोर्स वन या एयर इंडिया वन। एयरफोर्स वन किसके पास में है? यूएसए के पास में। और हमारे पास में एयर इंडिया वन। हमारे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का अलग से अलग विमान बन गया, एरोप्लेन। अब उसको तेल भरवाने की जरूरत नहीं होती। पहले जर्मनी में रुका करते थे अमेरिका जाते तो, अब सीधे उड़ेंगे और कहां पहुंच जाएंगे? अमेरिका पहुंच जाएंगे। यानी इंटरकनेक्टिविटी की बात हो रही है। हम लोग अपने फोन पे, कोई ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, कोई जर्मनी में, नॉर्वे में, कहीं पे बैठा है, उस व्यक्ति से बात कर सकते हैं, वहां की जानकारियां ले सकते हैं। इंटरकनेक्टेड है या नहीं है? सीधा जुड़ा हुआ है। तो तीन चीजें हैं दुनिया के अंदर, इंटरकनेक्शन, जुड़ाव। तीसरा इंटरडिपेंडेंसी, लास्ट या इंटीग्रेशन। तो हम पूरे आपस में जुड़ गए, हमारा एकीकरण हो चुका है ग्लोबल वर्ल्ड के रूप में। किनका एकीकरण हुआ? वर्ल्ड इकोनॉमीज का। जो गुड्स और सर्विसेज होते हैं, सेवाओं और वस्तुओं का जो आदान प्रदान होता है, उस सेवाओं वस्तुओं को बनाना, उनकी खरीद बिक्री करना, उनका ट्रांसपोर्टेशन करना, उनका वितरण डिस्ट्रीब्यूशन कर देना, ये इकोनॉमी होती है। सभ्यताओं का जुड़ाव हो गया है आपस के अंदर, सभ्यताएं एक दूसरे पे निर्भर हो गई है। सभ्यताओं का जुड़ाव, जैसे किसी व्यक्ति ने ऊपर कुर्ता पहन रखा है, नीचे जींस पहन रखी है, कुर्ता इंडियन कल्चर, जींस अमेरिकन कल्चर। हम लोग खाने गए, बर्गर देना, भाई साहब बर्गर के साथ में बाहर थोड़ी चटनी भी दे देना, तो बर्गर को चटनी के साथ खा रहे हैं। ठीक है ना? सॉस मेरे को भाता नहीं है, अच्छा नहीं लगता। तो ये क्या हो गया है? आपस के अंदर कल्चर मिक्स हो गया है। हुआ या नहीं कल्चर मिक्स? हम लोग मूवी देखना चाहते हैं हॉलीवुड, लेकिन उसे देखना चाहते हैं हिंदी में, क्योंकि अंग्रेजी हमारे समझ में आती ज्यादातर के, तो हम लोग उसको हिंदी में देखना। तो ये भी क्या है? दुनिया आपस में कल्चर मिल रही है, यहाँ पे मिल रही है नहीं मिल रही? तो ये कल्चर का मिल जाना। दुनिया के अंदर जब कोरोना आता है तो दुनिया के देशों के द्वारा मार्किला अंजिल भी क्या करती है? नमस्कार। ये कल्चर का मिल जाना, लोगों का मिलना। किसी को ऑक्सफोर्ड में पढ़ने जाना है, किसी को हार्वर्ड में, किसी को स्टैनफोर्ड के अंदर येल में पढ़ने जाना है, तो इंडिया से उड़ेंगे और अमेरिका लंदन पहुंच जाएंगे। तो लोग यहाँ से माइग्रेट करके वहां पे चले गए। किसी को H1B वीजा में लेना है, किसी को अमेरिका में बसना है, तो वो अमेरिका चले जाएंगे। किसी को अमेरिकन को इंडिया में बसना है तो वो इंडिया आ जाएगा। तो आपस में लोगों का जुड़ाव हो गया है, डिपेंडेंसी हो गई, इंटर कनेक्शन हो गया। यही क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन होता है। थोड़ा बहुत आया समझ में? लिखो अब नेक्स्ट, व्हाट प्रमोट्स ग्लोबलाइजेशन। वह कौन कौन से तत्व होते हैं जो ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा देते हैं? ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा देने वाले तत्व, वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाले तत्व, द फैक्टर्स प्रमोटेड ग्लोबलाइजेशन, कॉजेस और फैक्टर्स विच प्रमोट्स ग्लोबलाइजेशन। कौन सी चीजें जो ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा देगी? पहली चीज है लिबरलाइजेशन, लिखो उदारीकरण, लिबरलाइजेशन। सन 1600 के अंदर लंदन में एक कंपनी बनती है जिसका नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी। वो वहां पे रजिस्टर्ड होती है और वहां की क्वीन एलिजाबेथ उस चार्टर पे साइन करती है। वह कंपनी हिंदुस्तान आती है। 10 जनवरी 1616 को उसे एसेंट मिल जाती है हिंदुस्तान में व्यापार करने की। जहांगीर उसे परमिशन दे देते हैं। बाद में वो कंपनी हिंदुस्तान में इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि पूरे हिंदुस्तान पे ही कब्जा कर लेती है। तो फिर 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो जाता है। भारत आजाद हो गया तो भारत ने अपने सारे गेट बंद कर दिए कि किसी भी बाहरी कंपनी को हम हिंदुस्तान में नहीं आने देंगे, क्योंकि अगर कोई भी कंपनी हिंदुस्तान में आती है तो जैसा ईस्ट इंडिया कंपनी ने गुलाम बनाया था उस प्रकार से दूसरी कंपनियां भी हिंदुस्तान को गुलाम बना देगी।
तो इंडियंस ने क्या किया, अपने सारे दरवाजे बंद कर दिए, किसी भी विदेशी कंपनी को इंडिया में एंटर करने से मना कर दिया कि आप नहीं आओगे, हमारी खुद की कंपनियां होगी, खुद कंपनियां काम नहीं करेगी तो खुद सरकार व्यापारी बन जाएगी, हवाई जहाज भी हम उड़ाएंगे, रेलवे भी हम चलाएंगे, तो बसें भी हम लोग चलाएंगे। 1953 में एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण, इंडियन रेलवे भारत सरकार की, 1964 के अंदर राजस्थान रोडवेज RSRTC बनाया था कि नहीं बनाया, क्योंकि सारे काम सरकार ही कर लेगी। यानी कि क्या होता है कि हम लोग बाहरी लोगों के लिए जगह नहीं छोड़ रहे हैं कि बाहर से कोई गाड़ी नहीं आनी चाहिए। हम लोग जब एक सीरीज देखते हैं स्टेम 1992, उसके अंदर एक सीन आता है कि ये गाड़ी कितने की है, सर गाड़ी इज बुक, दिस कार इज बुक। मैं तेरे से पूछा कितने की है, सर बुक है ये, किसने ले लिया है, कि केडिया साहब ने ले लिया, बता कितने की है, 45 लाख की, ये पकड़ 55 लाख। यानी वो कि एक ही गाड़ी आ रही है, आपने रास्ते बंद कर रखे हैं तो गाड़ी कितनी आएगी, एक ही आएगी, लिमिटेड कोटा होगा, लिमिट होगी, लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे किसी भी विदेशी कंपनी को आने से मना कर रहे हो। फिर जमाना आता है 1991 का, 1991, तब आते हैं हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी आती है, तब 3 वर्ड आते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। उन्हें कह दिया जाता है हमारे रसोई घर की गैस, LPG। क्या कहते हैं, नाम फुल फॉर्म बताओ इसकी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। LPG सुधार होते हैं, इसमें एक वर्ड आया LPG, लिबरलाइजेशन। लिबरल का मतलब हम लोग अब लिबरल हो गए हैं। लिबरल जैसे हम लोग बोलते हैं नहीं, अब पिताजी लिबरल हो गए, पहले नहीं माना करते थे। जैसे हम लोग 8 बजे से लेट आते, एक थप्पड़ इधर से आती, दूसरी थप्पड़ इधर से आती, और चौथी तो जरूरत ही नहीं पड़ती, इतने में हमारा काम हो जाया करता था। यानी वो लिबरल नहीं थे। अब वो कहते हैं कि आराम से बस बता दिया करो मेरे को, तुम आते हो तो कितनी बजे आते हो। ये क्या है कि लिबरल हो गए आजकल, गुस्सा भी नहीं करते, अलग अलग बातें बोली जाती है। तो भारत सरकार भी 1991 के अंदर लिबरल होती है, बोलती है कोई भी विदेशी कंपनी हिंदुस्तान में आना चाहती है तो आओ, आपका स्वागत है, यहाँ पे आओ, जमीन हम लोग आपको देंगे, या जमीन खरीदो, अपनी फैक्ट्रियां लगाओ और यहीं पे सामान बनाओ और हमारे लोगों को बेचो और बाहर भी बेचो। उसके बाद में खूब सारी कंपनियां हिंदुस्तान आने लगी। उसके बाद में हम लोग देखते हैं अलग अलग कंपनियां हिंदुस्तान में हैं, जैसे कि मारुति सुजुकी के साथ में सुजुकी आ जाती है, हीरो होंडा के साथ में होंडा आ जाती है। अलग अलग कंपनियां हिंदुस्तान के अंदर, बहुत सारी कंपनियों के प्लांट हैं, हम लोग आसपास के अंदर देख लेते हैं। करंट में खूब सारी कंपनियां, विदेशी कंपनियां, मैकडोनाल्ड क्या है, विदेशी कंपनी। यानी इस ग्लोबलाइजेशन को मैकडोनाल्डाइजेशन भी कहते हैं, कि दुनिया के अंदर मैकडोनाल्ड का फैलना ही ग्लोबलाइजेशन है। स्टारबक्स का आना क्या है, ग्लोबलाइजेशन। पहले स्टारबक्स नहीं आ सकती थी, रामधारी सिंह की चाय बहुत है, या आपको इनकी चाय पी लेंगे, अपने जसराम है उनकी कॉफी पी लो जी, आप स्टारबक्स कुछ नहीं है, अपने सीधा उबालो और ढंग से जी, ठीक है ना। पहले घर पे चाय कॉफी बना सकते थे, फिर एक मशीन आई, आजकल स्टारबक्स आ गई है, ये ग्लोबलाइजेशन हो गया, परमिट कर दिया हम लोगों ने। हार्ले डेविडसन आना चाहती है, आ जाओ, आपको जिसको जो बेचना है, BM को बेचना है, मर्सिडीज को बेचना है, ऑडी को बेचना है, रोल्स रॉयल्स बेचना है, सब हिंदुस्तान में आओ और अपनी चीजें बनाओ और यहाँ पे बेचो। लिबरल हो गए हम लोग, अब किसी पर रेस्ट्रिक्शन ले लगाते हैं, लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, लाइसेंस केवल 5 चीजों को लेने की जरूरत होती है। आपने हजार्डस इंडस्ट्रीज के जो वर्ड होते हैं इकोनॉमिक्स में देखेंगे, कहाँ कहाँ पे आपको लाइसेंस लेने की जरूरत होती है। बाकी सामान बेचने के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं होती, आपका कोई कोटा नहीं होता कि इतनी चीजें बनाओगे, आप ये मन में आए उतना सामान बनाओ, जितना मार्केट में डिमांड है उतनी चीजें बनाओ। नहीं, पहले क्या होता था, कुल्लड़ पे ही कोटा लगा दिया जाता था कि भाई साहब दिवाली है, 1000 दिए ही बनाओगे। कहने का मतलब उन पे रेस्ट्रिक्शन नहीं था, लेकिन कंपनियों पे 1000 से ज्यादा नहीं बनाओगे। अब क्या है, जितनी डिमांड आ रही है उतने दिए बनाओ, 1 लाख बनाओ चाहे 500 बनाओ, जितनी मार्केट में डिमांड है उतने दिए बनाओ जितने बिकते हैं। कई बार कहते हैं ना कि मैंने इतनी चाय बनाई जो बिकती इतनी है, मैंने इतने ही पाव भाजी बनाई जो बिकती इतनी है, ये मार्केट के अनुसार बनाई जाती है। यहाँ पे कई बार कहते हैं कि 10 से ज्यादा पाव भाजी मत बनाना रहे, इससे ज्यादा नहीं बनेगी। वो क्या हो गया, एक कोटा हो जाता है, सीलिंग लिमिट हो जाती है। लिबरलाइजेशन में इन सबको खत्म कर दिया जाता है, लाइसेंस, परमिट एंड कोटा। परमिट लेने की जरूरत नहीं है अब यहाँ पे किसी भी कंपनी को काम करने के लिए। आया समझ में थोड़ा बहुत। तो लिबरलाइजेशन आता है तो बाहरी कंपनियां हिंदुस्तान के अंदर आएगी, तो लिबरलाइजेशन होगा तो ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा मिलेगा। आया समझ में। नेक्स्ट लिखो फिर, आया तो इंप्रूव्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन लिखो, विकसित,
यातायात व संचार के साधन इंप्रूव्ड। नेक्स्ट है पॉइंट, नेक्स्ट कौन कौन से फैक्टर्स हैं विच प्रमोट्स ग्लोबलाइजेशन, तो लिबरलाइजेशन ने प्रमोट कर ही दिया। नेक्स्ट वन इज इंप्रूव्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन यानी विकसित संचार व यातायात के साधन। आज से हम लोग 20 साल पहले जाते हैं तो जयपुर कितने लोग आया करते थे, बहुत ही कम लोग आते थे कि जावा की यहाँ ट्रेन बदलनी पड़ती है, बस बदलनी पड़ती है, पैदल पैदल जाना पड़ता है। आज से 60-70 साल पहले ऊंट पे बैठेंगे और जयपुर आएंगे, तो कितने लोग हिम्मत करेंगे, नहीं करेंगे। मेरे गांव से चलना होगा, पहले कुचामण जाना होगा, कुचामण से फिर ट्रेन फुलेरा आएगी, फिर फुलेरा रुकेंगे, फुलेरा से दूसरी ट्रेन आएगी, वो जयपुर पहुंचाएगी। अगर पहले रिंगस जाओ, इधर आओ, तो आदमी क्या होता था, मना कर देता था कि नहीं जाऊंगा। अब आती है सीधी बस, तो व्यक्ति बैठता है, आता है, वापिस भी चला जाता है। और अगर आपके पास में गाड़ी है तो 3 चक्कर काट देता है वो जयपुर के, कि सुबह 4 बजे आएगा, मुहाना मंडी से सामान लेगा, वापिस पहुंच जाएगा, वापिस आएगा, वापिस पहुंच जाएगा। ऐसे ही अगर आपको जाना है दुबई तो 2 घंटे लगते हैं दुबई जाने के। सीधी की सीधी बस आती है, एयरपोर्ट पे लाती है, यहाँ से हम लोग फ्लाइट पकड़ते हैं और दुबई पहुंच जाते हैं। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, दुबई से आपको आगे जाना है फ्रांस से, तो वहां से पकड़ लो अपनी फ्लाइट और पहुंच जाओ। तो जब आपके मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बढ़ते हैं तो विदेश जाना आसान हो जाता है, होता है या नहीं होता। तो ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा देते हैं। जब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होते हैं, आपके पास में अगर मान लगता है कि मेरे पास में 50-1 हजार रुपए हैं, तो आराम से व्यक्ति थाईलैंड भी जा सकता है, वियतनाम जा सकता है, कंबोडिया, लाओस, इंडोनेशिया जाके आ सकता है। 40-50 हजार रुपए हैं तो आराम से आप श्रीलंका घूम के आ सकते हो। किस कारण से घूम के आ रहे हो, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। फ्लाइट के जैसे कई बार एड देखा करो, बाली मात्र 5,000 रुपए में टिकट लगे हुए थे यहाँ पे, तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दिखाता है। तो हिंदुस्तान से बाली जाना क्या, एक प्रकार का ग्लोबलाइजेशन। तो हमारी जब छुट्टियां हुआ करती थी तो हम लोग शहर से गांव जाते थे छुट्टियां मनाने। अब शहर से हमारा गांव क्या हो गया है, बाली हमारा गांव हो गया है। बाली एक गांव है इंडोनेशिया के अंदर, जिसके पास में समुद्र है और खूब सारी रेत है, पता है ये, तो वो गांव हो जाता है। हम लोग के अब कहाँ पे जा रहे हो घूमने के लिए, पहले विवाह शादी होती तो व्यक्ति माता जी के जाता, देवी देवता दुखाने जाता, देवी देवता। अब क्या है, शादी होते हैं हम मॉरिशस जाएंगे, या हम लोग मालदीव चले जाएंगे, या इंडोनेशिया, कोई भी थाईलैंड, जहां पे जाना है वहां पे चले जाते हैं। तो यही तो ग्लोबलाइजेशन है, कि मुझे तो बुल्गारिया जाके आना है, कि वहां पे आजकल बेहतर सीन आते हैं, कि वहां पे हम सीन नदी का सीन देखना है तो पेरिस चले जाएंगे। ये ग्लोबलाइजेशन किसके कारण पॉसिबल हो पाया, ट्रांसपोर्टेशन की। यहां से सीधी लंदन की फ्लाइट है, ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन। अपने बुआ जी रहते हैं ऑस्ट्रेलिया में, और बुआ जी राजी खुशी कितने बज रहे हैं, कि हमारे तो अभी बेटा सूरज उगा है, हमारे तो अभी उगा ही नहीं, ठीक है ना, ऐसी बातें करते हैं। अरे रात हो जी, फोन मत कर जी बेटा, तो दिन है, ऐसी बातें बोलते ही नहीं बोलते। यानी कि अमेरिका की बातें, हम लोग कम्युनिकेशन का सिस्टम हो गया है हुआ। तो ग्लोबलाइजेशन यानी पूरी दुनिया क्या हो गई है, ये ग्लोब है। आप बैठे हो यहाँ पे, आप रसिया में कोई आपका बेटा मेडिकल की पढ़ाई करने गया, वहां से भी कनेक्ट हो। लंदन में वो घोड़ों में काम करता है, उससे भी कनेक्ट हो दूसरा व्यक्ति। अमेरिका में कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उससे भी कनेक्ट हो आप। कोई कांगो के अंदर फैक्ट्री में काम कर रहा है, उससे भी कनेक्ट हो। तो कोई ऑस्ट्रेलिया के अंदर काम कर रहा है, उससे भी कनेक्ट हो, सबसे कनेक्ट है। तो कोई व्यक्ति कहां पर है, चाइना में गया, उससे भी कनेक्ट हो। तो सबसे कनेक्ट हो गया, इंटरनेशनल कनेक्टिविटी। यही तो क्या है, ग्लोबलाइजेशन है, कम्युनिकेशन है, ट्रांसपोर्ट है। तो कहीं पे भी जा सकते हैं, किसी भी व्यक्ति से बात कर सकते हैं, ये ग्लोबलाइजेशन होता है। फोन लेते हैं तो उससे पीछे लगा होता है ये कौन सी कंट्री सेलेक्ट करो, +91 बराबर इंडिया। इसके अलावा हम लोग कई बार 01 कर देते हैं तो अमेरिका पहुंच जाते हैं, अपना फोन रीसेट ही नहीं हो पाता। तो ये फोन के अंदर जो डायरेक्टरी दिखाई जाती है नंबरों की, वो भी क्या है, ग्लोबलाइजेशन। पूरी दुनिया हमारी मुट्ठी के अंदर, कैसे पॉसिबल है, ग्लोबलाइजेशन के कारण। नेक्स्ट लिखो, टेक्नोलॉजी। तो ये आए तब हम ग्लोबलाइज्ड हुए। तकनीक, टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी आएगी तो हमारे पास मशीनें आएगी। और टेक्नोलॉजी में सबसे खास जो बेटा जन्मा टेक्नोलॉजी का, वो है इंटरनेट। लिखो इंटरनेट। टेक्नोलॉजी में कौन है, इंटरनेट, यानी एक ऐसा जाल जिससे हम लोग सब जुड़े हुए हैं। इंटरनेट पर प्रकार का जाल है। अगर कोई व्यक्ति जाम्बिया में कोई वीडियो बना रहा है, उस वीडियो को हम लाइव देख सकते हैं राजस्थान के
कालवा गांव में, रायथलिया गांव में, पालवास में देख सकते हैं, नहीं है क्या? कोकांजी ढाणी में देख सकते हैं। यानी हम लोग कहीं पे भी देख सकते हैं, उसको देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं। ये क्या है जिसके कारण पॉसिबल हुआ? इंटरनेट के कारण पॉसिबल है। अपनी बात करनी है अपने को किसी भी व्यक्ति के साथ में, सेवरनाया जेमलिया में कोई व्यक्ति बैठा है, उस व्यक्ति से बात कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू। अपने को पता करना है कि अभी रशिया यूक्रेन युद्ध के अंदर क्या क्या घटनाक्रम चल रहा है, इंटरनेट से हम देख सकते हैं सारी चीजें। कौन से व्यक्ति ने क्या बात कही, सब इंटरनेट के माध्यम से अवेलेबल है। तो ग्लोबलाइज्ड कनेक्टिविटी हो जाती है। किसी भी देश की जानकारी हमें प्राप्त करनी है इंटरनेट से। वहां पे मौसम कैसा, जाऊं या नहीं जाऊं, कि मुझे घूमने जाना है इंडोनेशिया, वहां पे कौन कौन सी होटल है बेहतर, सारी जानकारी हमें कहां पे मिली? इंटरनेट पे मिली, कि वहां पे इनसे मिल लेना, ये आपकी व्यवस्था कर देंगे, तो हम लोग वहां पे पहुंच जाएंगे। पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे? लिखो डिजिटलाइजेशन। इंटरनेट से क्या बना? डिजिटल वर्ल्ड बना। क्या बन गया? इंटरनेट से जन्म हुआ डिजिटल वर्ल्ड का। ये हम लोगों ने बातें की है डिजिटल वर्ल्ड। तो ग्लोबलाइजेशन बराबर डिजिटल वर्ल्ड, जिसमें कोई सीमाएं नहीं होती। पंछी नदियां पवन के झोंके, इन्हें कोई सरहद ना रोके। इंटरनेट है जिसे कोई नहीं रोक सकता, ना इसमें कोई बीच में हिंड्रेंस उत्पन्न कर सकता किसी भी प्रकार का। लिखो नो बाउंड्रीज। इसी क्या है इंटरनेट, डिजिटल वर्ल्ड, नो बाउंड्रीज। तो ज्यादा दुनिया के सभी देशों के अंदर फेसबुक है, सभी देशों में इंटरनेट है, गूगल है। कुछ देशों को छोड़ दे, चाइना के अंदर गूगल नहीं है, वहां पे बाइडू होता है। क्या है? बाइडू। व्हाट्सअप नहीं होता वहां पे, वाइबर वीचेट होता है। ठीक है, तो वो रेस्ट्रिक्शन है, वहां पे बाउंड्रीज है। अब ये देखो, ये हमारी गाड़ी है, ये है मैं, ये हमारी पावरी हो रही है। कौन है ये? पाकिस्तानी। उसे कहां पे सबसे ज्यादा पसंद किया गया? हिंदुस्तान के अंदर। कोई बाउंड्रीज है? नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले सबसे ज्यादा फेमस किसी व्यक्ति का जो गाना था इंस्टाग्राम पे, वो था, किसका गाना फेमस था? अली जफर का। किसका गाना था? अली जफर। जितना मैं देखूं लगे थोड़ी थोड़ी। ठीक है, क्या है? ये है पाकिस्तानी, लेकिन इंटरनेट के थ्रू कहां पे पहुंचा? यहाँ पे। अपने को राहत फतेह अली खान की जो गजलें हैं, नुसरत फतेह अली खान की, क्या आवाज लगाते हैं वो पसंद होती है, तो हम लोग इंटरनेट से देख सकते हैं, डिजिटल वर्ल्ड से देख सकते हैं। एक आती है जो कि एकदम से झटका मार के बोलती है, गाना गाती है ना, वो पाकिस्तान से, क्या नाम है, जो भी नाम है उनका, ठीक है, तो वो उनको हम लोग वहां पे देखते हैं जी। वहां पे बाउंड्रीज नहीं है, कोई बाउंड्रीज नहीं। अभी हम लोगों ने 15 अगस्त को देखा, एक पाकिस्तानी व्यक्ति ने भारत का राष्ट्रगान गाया और एक वीडियो बना के भेजा। कोई कश्मीर है, पीओके वाले हमें मिलने का प्रयास कर रहे हैं वो, कि अब हम लोग वापिस दादोसा हमें भी बुला लो, दादोसा पासा आसिया में नहीं है क्या, क्योंकि इंडिया उनका दादोसा हो गया है। ठीक है, तो इनमें आने की कोशिश करते हैं, तो हम लोग कोई बाउंड्रीज ही नहीं रहती इसके कारण। आया समझ में? नेक्स्ट लिखो फिर, न्यू डिस्कवरीज एंड इनोवेशंस, नए खोज व अनुसंधान। न्यू डिस्कवरीज एंड इनोवेशन, न्यू डिस्कवरीज। ग्लोबलाइज वर्ल्ड तब बनता है जब नई खोजें होती है। एक महाद्वीप है जिसे डार्क कंटिनेंट कहा जाता है, अफ्रीका। 18 के जो लास्ट सेंचुरी, उससे पहले उसका पता ही नहीं था कि अफ्रीका नाम का कोई देश भी है। फिर 1883 के अंदर एक बेल्जियम में सभा होती है, फिर बहुत सारे लोग, यूरोपियन कंट्रीज है, वो डार्क कंटिनेंट अफ्रीका में जाते हैं, और वहां पे उनको अलग अलग देश पता लगते हैं, ये जाम्बिया है, ये तंजानिया है, ये कांगो है। पूरी देशों का पता लगाया जाता है। एक जेम्स कुक नाम के व्यक्ति हैं जो ऑस्ट्रेलिया का पता लगाते हैं, एक कोलंबस नाम के व्यक्ति हैं जो अमेरिका का पता लगाते हैं, एक आइंस्टाइन नाम के व्यक्ति हैं जो E=mc² का पता लगाते हैं, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी देते हैं। फोन का किसी ने ज्ञान दिया, किसी ने इंटरनेट बनाया, किसी ने कंप्यूटर बनाया। तो अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग चीजें बनाई, तो हम लोगों को जुड़ाव महसूस हुआ कि अमेरिका नाम का देश है एक, तो हमने खोजा है भी अभी, वहां पे ऐसी ऐसी चीजें होती है कि लाल मुंह के लोग रहते हैं वहां पे बाहुनिया रहते हैं, अलग अलग शब्द सुने नहीं है कि वहां पे ये लोग रहते हैं, ऐसे सुने होंगे हम लोग कि, ठीक है। तो हमने ब्राजील खोज लिया, हम लोगों ने अर्जेंटीना खोज लिया, सारे देश खोजे। तो खोजे तभी तो वहां पे जाएंगे। ऐसा रहता है कि मैंने नया डिस्कवरी कर ली है, तो डिस्कवरी यहाँ भी ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा देती है, नई खोज ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा देती है। इंटरनेट नहीं था तो ग्लोबलाइजेशन की तरफ नहीं पता था हमारे को। 1995 से इंडिया में इंटरनेट से था ही नहीं,
तो उससे पहले हमारे को ग्लोबलाइजेशन होने की बातें भी नहीं थी। 1995 के बाद में एकदम से इंटरनेट आता है और 2010 के बाद में हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और 2015 के बाद में भयंकर रूप से आगे बढ़ते हैं और कोरोना के बाद में तो सीमा ही नहीं है। ठीक है ना, जैसे विस्फोट होता है उस तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, पूरी दुनिया की कनेक्टिविटी होगी। कभी हमारे को लगता ही नहीं कि ये विदेशी है कि इंडियन है या ये कोई और ग्रह से आया है, सारे के सारे बराबर हो जाते हैं। तो नई डिस्कवरीज, नई खोज आगे बढ़ाते। लिखो मोबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तुओं व सेवाओं का प्रसार, वस्तुओं व सेवाओं का प्रसार, मोबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मोबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब सेवाएं और वस्तुएं एक देश से दूसरे देश की तरफ जाती है तो ग्लोबलाइजेशन आता है। जब दुनिया के अंदर पहली बार मैकडोनाल्ड की चेन फैली तो पूरा दुनिया हो गई मैकडोनाल्डाइजेशन, एंड मैकडोनाल्डाइजेशन इज इक्वल टू ग्लोबलाइजेशन। मैकडोनाल्ड पाकिस्तान में भी है, हिंदुस्तान में, बांग्लादेश, वियतनाम, इटली, फ्रांस, जर्मनी, जाम्बिया, ब्राजील, अर्जेंटीना, सब जगह मैकडोनाल्ड है। फैला, मैकडोनाल्ड ने क्या भेजा? बर्गर भेजा, बिग मैक। अलग अलग बर्गर आते हैं, आते नहीं आते हैं, ठीक है, सब चीजें वहां पे भेजी। तो दुनिया क्या है, मोबिलिटी आई बस गुड्स की। ठीक है ना। सुबह मेरा नाम होता है जनार्दन और शाम को मेरा नाम हो जाता है जॉन। ठीक है ना। हेलो सर, आई एम जॉन, मैं हाउ कैन आई हेल्प यू। ठीक है ना। आई एम टॉकिंग फ्रॉम सिनेटल और मैं बैठा हूं जयपुर में, जेनपेक, टेली परफॉर्मेंस, बीपीओ, बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग होता है। इसने भी क्या बढ़ाया? ग्लोबलाइजेशन। ये सेवा दे रहे होते हैं। अमेरिका के लोगों को बैंकिंग की जानकारी लेनी है, अमेरिका को लोगों को अपने की टेलीफोनिक डायरेक्टरियों की जानकारी लेनी है, फाइनेंस रिलेटेड जानकारियां लेनी है, वो फोन करते हैं जेनपेक्ट वालों को और जेनपेक्ट वाले इस प्रकार से बात करते हैं कि वो अमेरिकन लगते हैं। करते हैं नहीं करते? सुबह या उनके द्वारा जो परफॉर्मेंस की जाती है कंप्यूटर पे, कुछ लोग बात करते हैं, कुछ लोग कंप्यूटर पे काम करते हैं, तो वो काम कर रहे हैं, मतलब वो ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा दे रहे हैं। टेली परफॉर्मेंस, अलग अलग बीपीओ है, नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, लीगल प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। किसी भी फ्रांस के व्यक्ति को कोई लीगल जानकारी लेनी है, फ्रांस से संबंधित कानून की, वो इंडिया में फोन करेगा, यहाँ पे जो लॉ फर्म है वो फ्रेंच में बात करेगी और उनको लगेगा कि कोई फ्रांस का नागरिक ही हमें सेवाएं दे रहा है, ऐसा रहता है। तो सेवाओं का जो मोबिलिटी आती है, बेटे हम हिंदुस्तान में हैं, काम हम अमेरिकन का कर रहे हैं, काम हम फ्रेंच का कर रहे हैं, मतलब क्या है ये? ग्लोबलाइजेशन। जब हमारा पैसा आता है वो आता है डॉलर में, फिर डॉलर का पैसा कन्वर्ट होता है आरबीआई के द्वारा रुपए के अंदर, मिलता है हमारे को रुपए में, तो ये भी क्या है? ग्लोबलाइजेशन। ये बढ़ावा देती कि नहीं देती? जब वस्तुएं और सेवाएं मूव ऑन करती है तो ग्लोबलाइजेशन बढ़ता है। जब हमारी इच्छा होती है कि हमारे पास में मर्सिडीज हो तो हम जर्मनी की तरफ देखते हैं, जब हमारे पास में वोल्वो स्वीडन की तरफ देखते हैं, अलग अलग कंपनियों की चीजों के लिए हमारे पास में एप्पल हो तो हम लोग अमेरिका की तरफ देखते हैं। देखते हैं नहीं देखते हैं? हमारे पास में मारुति हो तो हम लोग इंडिया की, हमारे पास में थार हो तो हम लोग इंडिया की तरफ देखते हैं। जितने भी ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं वहां पे हमारे टेम्पो चलते हैं, जो टेम्पो बनते हैं औरंगाबाद फैक्ट्री के अंदर, बजाज के टेम्पो। पाकिस्तान में बजाज के टेम्पो चलते हैं, अलग अलग देशों में बजाज, श्रीलंका में बजाज के टेम्पो चलते हैं। तो ये ग्लोबलाइजेशन को ही तो शो कर रहे हैं। तो वस्तुएं हैं ये, इनका मूवमेंट ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा देती है। आया समझ में? नेक्स्ट लिखो फिर। इंक्रीजिंग कैपिटलिज्म, पूंजीवाद में बढ़ोतरी। इंक्रीजिंग कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म का मतलब ये होता है कि अब जो उत्पादन के संसाधन है उन पे अधिकार बाजार का रहेगा। अब बाजार डिसाइड करेगा कि कौन सी चीज बनेगी, कौन सी चीज नहीं बनेगी। ये बाजार तय करता है कि कौन सी चीज को बनाना है। अगर मार्केट में डिमांड है, तीज का त्योहार है, सावन का मौसम है, तो घेवर बनेगा, तो सब मिठाई की दुकान पे घेवर बनेगा। ठीक है ना। सियाड़ा आ गया, घेवर नहीं खाते हैं, तो घेवर नहीं बनेगा। तो त्योहार अनुसार चीजें बनना स्टार्ट हो जाती है। ये किस पे आधारित होता है? मार्केट, पूंजीवाद इसे निर्धारित करता है। आया समझ में? लिखो एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनीज, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, ऐसी कंपनियां जो एक, क्या पूंजीवाद में लिख लो, अलग लिख लो, सब आजाद हो, लिबरल हो। बात हो रही है ग्लोबलाइजेशन की, जोर से कहो हम आजाद हैं।
एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनीज। मल्टीनेशनल कंपनीज का जो व्यापार होता है एक देश में न होकर अलग अलग देशों में होता है। मैकडोनाल्ड की चेन क्या हिंदुस्तान में या अमेरिका में? पूरी दुनिया के अंदर है, ये सब जगह है। आजकल हमारी जगुआर पूरी दुनिया के अंदर है, रेंज रोवर पूरी दुनिया में, हमारा बजाज पूरी दुनिया में, अपनी स्प्लेंडर पूरी दुनिया के अंदर है। ये क्या है? ग्लोबलाइजेशन होता है। मल्टीनेशनल कंपनीज है, रिलायंस मल्टीनेशनल, टाटा मल्टीनेशनल कंपनीज है, मर्सिडीज मल्टीनेशनल कंपनीज। लिखो फिर, मार्केट हो गया। ग्लोबल कनेक्टिविटी एंड इंटरडिपेंडेंसी, पहला लिखो ग्लोबल कनेक्टिविटी, वैश्विक जुड़ाव। जब दुनिया में पूरे देश जुड़ जाते हैं आपस के अंदर तो फिर ग्लोबलाइजेशन आता है। अलग अलग हम लोग संगठन बनाते हैं, जैसे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसमें अलग अलग लोग देश मिल जाएंगे। आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ, जो संगठन बनाए, आसियान संगठन बनाने हैं, सार्क बना देंगे, बिम्स्टेक बना देंगे। जितने दुनिया में हम लोग ग्रुप बनाएंगे ग्लोबल कनेक्टिविटी जी, उतना ही ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा मिलेगा। हम लोगों का ग्रुप बनता है कि हमारी यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ की दोस्ती है, हमारी आसियान देशों की दोस्ती, हमारी सार्क देशों की दोस्ती है, तो ग्लोबलाइजेशन बढ़ता है। लिखो, वैश्विक संगठन, वैश्विक संगठन, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस, उनके आगे लिख लेना, यूएन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, आसियान, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूबी। उसके बाद में जब हम इतना कर देते हैं तो धरती पे हम लेके आते हैं समस्याएं, और जब धरती पे आती है समस्याएं तो पूरी दुनिया कहती है हम एक हैं। लिखो, ग्लोबल प्रॉब्लम्स, वैश्विक समस्याएं। जब कोरोना आया था तो पूरी दुनिया एक थी, ठीक है। अमेरिका में बुखार चढ़ रही थी, गोलियां भेज रहे थे इंडियंस, ठीक है। मिशन मैत्री, वैक्सीन मैत्री चलाया था, हम लोगों ने वैक्सीन भेजी थी। तो कोरोना के सामने पूरी दुनिया अलग अलग लड़ रही थी या एक साथ होकर लड़ रही थी? एक साथ होकर लड़ रही थी। ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका ने एक वैक्सीन बनाई, उस वैक्सीन का प्रोडक्शन हुआ इंडिया के अंदर। यह है ग्लोबलाइजेशन। आया समझ में? क्या फाइजर और मॉडर्ना केवल अमेरिका में बिकी? पूरी दुनिया में। कोवैक्सीन और कोविशील्ड केवल इंडिया में बिकी? पूरी दुनिया के अंदर गई थी। ये ग्लोबलाइजेशन। जब समस्याएं आती हैं, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या आती है तो पूरी दुनिया इकट्ठा होती है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज करती है, यूएनएफसीसीसी करती है, यूनाइटेड नेशन सीसीडी करती है, तो ये हम लोग इकट्ठा होते हैं। लिखो, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल समस्याओं में जलवायु परिवर्तन। ये कुछ सालों बाद में अगर हम लोगों ने जलवायु परिवर्तन को रोका नहीं तो बॉम्बे, न्यूयॉर्क, जकार्ता सब डूब जाएंगे। पूरी दुनिया इनको बचाने में लगी हुई है, तो हम एक हो रहे हैं, एक जगह बैठते हैं। क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग की पूरी धरती गर्म हो रही है। धरती गर्म तो ग्लेशियर पिघलेंगे, ग्लेशियर पिघलेंगे तो सी राइज होगा, सी राइज होगा तो लैंड डूबेगा, डूबेगा तो माइग्रेशन होगा, माइग्रेशन होगा तो कच्ची बस्तियां बनेगी, कच्ची बस्तियां बनेगी तो बीमारियां आएगी, बीमारियां आएगी तो महामारी आएगी, महामारी आएगी तो मानवता के सामने खतरा आ जाएगा। समझ में आ गया? चुनौतियां उत्पन्न होती है, तो उनसे बचने के लिए हमारे को काम करना होता है, तब हम लोग एक साथ जुड़ाव लेते हैं। वो क्या है? ग्लोबलाइज। लिखो, पेंडेमिक, इसी में लिखना वैश्विक समस्या। पेंडेमिक मतलब महामारी। महामारी, कौन सी महामारी देखी हम लोगों ने? कोरोना महामारी। हमारे पास में सुनाने के लिए कहानियां हो गई, ये कोरोना महामारी हमने देखी थी। पीढ़ियों को सुनाएंगे हम लोग, जब बूढ़े हो जाएंगे आप लोगों में पोता पोती होंगे तो उनको बैठ के सुनाओगे कि देख ऐसे कोरोना महामारी आई थी, एकदम से सारा बंद कर दिया था, जहां थे वहीं पे रह गए। हम लोग ऐसे ऐसे घुमा करते थे। एक बार मैं मोटरसाइकिल लेके बाहर निकल गया था, इतने जूते पड़े थे मेरे, ठीक है ना। ऐसी बातें खुद की तो नहीं बताते, दूसरों ने हम बता देंगे उसके पड़े थे। नहीं है कई बार ऐसा रहता है, एक कॉमन फॉर्मेट जी, मैं इसका दादोसा हूँ, ऐसी बात सही नहीं लगेगी, होता है नहीं होता? बस ये चीजें रहती है, तो हमारे पास कहानियां हो गई सुनाने के लिए। ये ग्लोबलाइजेशन की देन है। ग्लोबलाइजेशन था तो चाइना की बीमारी हिंदुस्तान में आ गई। हमारा कोई, हम लोगों ने न तो चमगादड़ खाई, ठीक है ना, न उसको गर्म किया, और हम बीमारी आ गई इंडिया के अंदर। चाइनीज ने खाई, वो वहां पे रुकी नहीं, वो हिंदुस्तान के अंदर आई। किस कारण से? ग्लोबलाइजेशन। ये समस्याएं भी ग्लोबलाइजेशन ले जाता। लिखो, रिकॉग्निशन ऑफ इंटर कनेक्टेडनेस, रिकॉग्निशन ऑफ इंटरकनेक्टेडनेस। लिखो, अंतर संबंधों की पहचान, अंतर संबंधों की पहचान, रिकॉग्निशन ऑफ इंटरकनेक्टेडनेस।
हम पहचान कर लिए कि हम जुड़े हुए हैं आपस में सब कुछ, ठीक है ना, हम आपस में जुड़ाव महसूस करते हैं कि हम लोग पहचान देते हैं कि हम जुड़े हुए हैं। अमेरिकन्स इंडियंस एक हैं, चाइनीज भारतीय एक हैं, हिंदी चीनी भाई भाई, जुड़ाव भी करते हैं ना, तो ग्लोबलाइजेशन बढ़ता है, ठीक है। अब लिखो इसकी, ये तो थे हम इसके कारण, अब लिखो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स पहले लिखो, इट इज कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लो, ये बहाव की अवधारणा है, देखो ये है, यह प्रवाह की अवधारणा है, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लो यह प्रवाह की अवधारणा है, प्रवाह लिखो, प्रवाह की अवधारणा है। अब किसका प्रवाह होता है इसमें, लिखो वस्तुओं, सेवाओं, विचारों, लोगों का स्वतंत्र प्रवाह, वस्तुओं, सेवाओं, विचारों, लोगों का स्वतंत्र प्रवाह, फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स, सर्विसेज, आइडियाज एंड पीपल, फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स, सर्विसेज, आइडियाज एंड पीपल, हो गया प्रवाह, इसलिए ग्लोबलाइजेशन होता है, पहली ये विशेषता रहती है, सबको पता है। नेक्स्ट लिखो, इंटरकनेक्शन, इंटरडिपेंडेंस, इंटीग्रेशन, जुड़ाव, निर्भरता, एकीकरण, जुड़ाव, निर्भरता और एकीकरण, ये ग्लोबलाइजेशन की विशेषता होती है। जहां जुड़ाव होता है वहां ग्लोबलाइजेशन होता है, वहीं मूवमेंट होता है, बिना जुड़ाव के मूवमेंट नहीं होता है। इट इज मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट, ये है तीसरी, बहुआयामी अवधारणा, मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट, बहुआयामी अवधारणा, मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट। क्या क्या आता है इसमें, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सारी अवधारणाएं इसमें आ जाती है। इसकी एक विशेषता होती है ग्लोबल कंपटीशन, वैश्विक प्रतिस्पर्धा, सारे देश आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं कि हम लोग कौन सा देश आगे बढ़ जाए, प्रतिस्पर्धा रहती है। पहले हमें पहचान ही नहीं थी, जब हमारे को किसी के साथ में कंपटीशन नहीं होता तो हम लोग क्या समझते हैं, कूप मंडूकता होती है हम लोगों ने, कि मैंने कुएं में घूम लिया मतलब मेरे सारा जहान देख लिया, मैं गांव की गली गली जानता हूँ, उस ढाणी को भी जानता हूँ, इस ढाणी को भी जानता हूँ, फिर मैं कहने लग जाऊंगा जो मेरे जितना ज्ञानी कोई नहीं है, पूरी दुनिया देखी है, इधर देखो वहां तक जहाँ पे ये क्षितिज है, इस क्षितिज ये पूरा पूरा लंबा चौड़ा इलाका मैंने देख लिया है, ऐसा ही मानते हैं हम लोग। लेकिन जब हम लोग देते हैं कि बाहर की दुनिया तो ऐसी है, फिर आता है कंपटीशन, यार मेरे से भी बेहतर व्यक्ति है यहाँ पे, तो फिर कंपटीशन की भावना आती है कि चाइनीज ये काम कर रहे हैं, जर्मन ये काम कर रहे हैं, जापानीज ये काम कर रहे हैं, अपने अमेरिकन ये काम कर रहे हैं। जब हम लोगों को ये बातें पता लगी तो फिर तो हम लोग इंडियंस वापिस आ गए, हम लोग बीच में सो गए थे, हम हिंदू ग्रोथ रेट पे चले गए थे, जैसे बीजेपी को 2 सीटें मिलती थी वैसे हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितना हो रखा था, 2-3% जीडीपी घुमा करती थी। लेकिन जब हम लोगों ने ग्लोबलाइजेशन में आए, हम लोगों ने देखा कि वो कैसे काम करते हैं, फिर हम लोग वापस पुरुषार्थ जागा, अब हम लोग रात दिन काम कर रहे हैं कि दुनिया के अंदर हम लोगों को टॉप करना है, आगे जाना है, कर रहे हैं, तो ग्लोबल कंपटीशन आता है। देखो वैश्विक प्रतिस्पर्धा, वैश्विक प्रभाव और वैश्विक पहचान, इसकी विशेषता भी यही होती है, किसी भी वस्तु, सेवा, किसी भी देश को ये वैश्विक प्रतिस्पर्धा में लेके आता है, वैश्विक पहचान देता है और वैश्विक प्रभाव आते हैं। देखो वैश्विक पहचान कि भारत की किस रूप में पहचान हो रही है, पाकिस्तान की किस रूप में पहचान है, चाइना की किस रूप में पहचान है, अलग अलग पहचान बन जाती है। देखो ग्लोबल इंपैक्ट, ग्लोबल इमेज, ग्लोबल इंपैक्ट, ग्लोबल वैश्विक पहचान, वैश्विक प्रतिस्पर्धा, वैश्विक प्रभाव, ये प्रभाव भी वैश्विक होते हैं, सब में काम आएंगे ये, आईआर में भी काम आएंगे, एथिक्स में भी काम आएंगे, सोशियोलॉजी में काम आएंगे, ऐसे में भी काम आते हैं। जब फिर हमारी कला होती है ये, पहले हम लोग तथ्यों की जानकारी लेते हैं, फिर हम लोगों को ज्ञान होता है, ज्ञान होता है तो हमारे को ये पता लग जाता है कि किस चीज का उपयोग कहाँ करना होता है, बस यही तो खेल है, सब कुछ यही शिक्षा है, ठीक है। लिखो फिर नेक्स्ट,
नए, लिखो, नए अवसर, नई शिक्षाएं, न्यू लर्निंग्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज, नई शिक्षाएं, नए अवसर। जब ग्लोबलाइजेशन आता है तो न्यू अपॉर्चुनिटीज आती है और नई शिक्षाएं, पता नई लर्निंग सीखते हैं हम लोग। डिजिटलाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, न्यू लर्निंग, ये कहां से सीखी हम लोगों ने? ग्लोबलाइजेशन से ही सीखी है, इसी का देन होती है। नेक्स्ट लिखो फिर, अर्बेनाइजेशन, शहरीकरण, शहरीकरण इसकी विशेषता होती है। जहां जहां पे ग्लोबलाइजेशन होगा वहां वहां पर शहरीकरण होगा ही। हम लोग भी, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन में मेनली प्रभाव रहेगा वो यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज का रहेगा। इनकी तरफ देखना ही ग्लोबलाइजेशन माना जाता है। पश्चिमीकरण को ही हम लोग ग्लोबलाइजेशन मान लेते हैं कई बार प्रभावों के रूप में, ठीक है। तो ये थी इसकी विशेषताएं। अब लिखो इसके प्रभाव, इम्पैक्ट्स। बताओ कहां से लेके आए थे शिक्षा की जो नई टेक्निक है? ये फिर इधर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की तरफ देखते हैं। इधर देखते हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की तरफ देखते हैं। लिखो इम्पैक्ट्स। अब इम्पैक्ट कितने बताए हम लोगों ने? पहला पॉलिटिकल प्रभाव, लिखो पहला राजनीतिक प्रभाव क्या था इसका? पॉलिटिकल, राजनीतिक प्रभाव क्या रहेगा? सरकार की सत्ता कम कर देता है, सरकार की सत्ता कम कर देता है। लोअर द पावर ऑफ गवर्नमेंट, जब हम लोगों का विस्तार बाहर नहीं होता तब हम लोगों की सत्ता मजबूत होती है, ऐसा रहता है। यानी कि पूरा कहना उन्हीं को मानना पड़ता है। जब हम लोग बाहर निकल जाते हैं तो हमारी सत्ता धीरे धीरे कमजोर। जैसे परिवार से समझो, अगर आपको मना कर दिया जाता है कि न तो तुम बाहर जाएगा, ठीक है, न कोई बाहर का दोस्त तेरे पास में आएगा, तो पावरफुल कौन? आदेश देने वाला मना कर देता है। दूसरा कहते हैं कि बाहर जा और तेरे से मिलने भी कोई आ सकता है। उस दौरान हम लोग कब जाते हैं कब आते हैं परमिशन पूछ लेते हैं, इन्फॉर्म कर देते हैं। क्या वह सत्ता है जो कि क्या नाम, मना करने से बस उठ तो बैठ, बैठ तो उठ, वो वाली कंडीशन नहीं रहती। यानी सरकारें इसमें थोड़ी सी क्या हो जाती है? लिबरल हो जाती है, कमजोर हो जाती है। क्योंकि फ्री मूवमेंट होता है। सरकार पहले मना कर देती थी कि हिंदुस्तान के अंदर केवल 5 मर्सिडीज आएगी, हिंदुस्तान के अंदर केवल 100 आईफोन आएंगे, हिंदुस्तान के अंदर केवल 50 ही कोई चाइनीज साइकिलें आएगी। अब क्या होता है? फ्री मूवमेंट है, तो हम सरकार को पूछना जरूरी नहीं होता। वहां पे फ्री मूवमेंट है या नहीं है, तो सरकार का पावर कम हुआ या नहीं होता एक प्रकार से। यानी वो मनमाने तरीके से काम नहीं कर सकती। अब मार्केट के अनुसार काम होगा, जनता जैसा चाहती है वैसे तरीके से काम होता है, तो मोर डेमोक्रेटिक होती है सरकारें। नहीं तो टायरेंसी से मोर डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ती है। लिखो, मोर डेमोक्रेटिक, लोकतंत्र में बढ़ोतरी, मोर डेमोक्रेटिक, लोकतंत्र में बढ़ोतरी। अब सरकार के काम क्या हो रह जाते हैं? केवल लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, सिक्योरिटी को मेंटेन करना, और बेर मिनिमम जो नीड्स होती हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा, इन पे ही सरकार का ध्यान रहता है। बाकी सारा का सारा काम मार्केट पे आ जाता है। ग्लोबलाइजेशन के अंदर बाजार उसको निर्धारित करने लग जाता है। मल्टीनेशनल कंपनियां होती है वो उसे निर्धारित करने लग जाती है। आया समझ में? फिर नेक्स्ट लिखो, वेलफेयर स्टेट से राज्य उत्प्रेरक राज्य बन जाता है। देखो, कल्याणकारी राज्य से उत्प्रेरक राज्य बन जाता है। हाँ, दूसरा पॉइंट, स्टेट बिकम कैटालिस्ट स्टेट फ्रॉम वेलफेयर स्टेट, स्टेट बिकम कैटालिस्ट स्टेट। कैटालिस्ट सुने का नाम कभी? कैटालिस्ट, हम लोग मूंगफली का तेल लेते हैं, उसमें से हाइड्रोजन गैस पास कराते हैं, तो उससे क्या बनता है? वनस्पति घी। अगर उस रेट को तेज करना है तो हम लोग उसमें निकिल और मिला देते हैं एज ए कैटालिस्ट, मिला देते हैं तो निकिल मिल जाता है। तो फटाफट इधर से हम लोग तेल डालेंगे और इधर से घी निकलेगा, इधर से आलू डालेंगे और इधर से सोना निकलेगा। वैसे तो स्पीड किसने बढ़ाई? निकिल ने। तो निकिल कौन था यहाँ पे? कैटालिस्ट था। वैसे सरकार यहाँ पे क्या बन गई है? अब कैटालिस्ट। कोई भी कंपनी आएगी, सरकार कहेगी तुम ऐसे ऐसे काम करो, फटाफट जमीन अलॉट कर दी, फटाफट उसको जितनी भी लाइट, बिजली, पानी, जो भी सुविधाएं देनी थी वो सारा का सारा सुविधाएं दे देती है। कंपनी फटाफट एस्टेब्लिश होती है और फटाफट ही उसके द्वारा प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया जाता है। काम मदद कौन करती है? वन स्टॉप शॉप, वन स्टॉप सॉल्यूशन कर दिए जाते हैं, ठीक है। सिंगल विंडो क्लियरेंस,
ये सब सरकार के द्वारा किए जाते हैं। तो सरकार उत्प्रेरक बनती है। पहले सरकार का काम था कल्याण करना, खिलाएंगे हम लोग, खा खा, इसको भी नौकरी दे दो, इसको भी खिलाएं। अब सरकार कैटलिस्ट बनती जा रही है। आया समझ में? नेक्स्ट लिखो फिर, लोवर्स द सोवेनिटी, संप्रभुता में कमी। अब निर्णय लेने के लिए ग्लोबलाइजेशन के अंदर मनमाने निर्णय नहीं चल सकते किसी भी राज्य के। यहाँ पे पूरी वैश्विक कम्युनिटी के अनुसार निर्णय लिए जाते हैं, तो वहां पे निर्णयों को बदलना भी पड़ सकता है कई बार, तो आपकी संप्रभुता में कमी आती है। ऐसा रहता है क्योंकि ग्लोबल चेंजेस के अनुसार आपको निर्णय बदलने पड़ सकते हैं। नेक्स्ट लिखो, लोवर्स द राइवलरीज बिटवीन कंट्रीज, देशों के बीच में दुश्मनियां कम करती है, दुश्मनियां और दूरियां कम करती है। लोवर्स द राइवलरीज बिटवीन कंट्रीज, देशों के बीच में दुश्मनियां और दूरियां कम करती है। अगर ग्लोबलाइजेशन नहीं होता तो इंडिया और चाइना 5-7 बार भिड़ लिए होते अभी तक, इंडिया और पाकिस्तान भी कई दफा भिड़ लिए होते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन होता है तो लड़ाइयों पे थोड़ी सी क्या आती है, कंट्रोल आता है, क्योंकि हमारे इंटरडिपेंडेंसी होता है। जब हम लोग इनसे रूसते हैं उस दौरान इनकी कुछ चीजों को बैन कर देते हैं, पूर्णतः हम लोग रिश्ते बंद नहीं करते। हमारी चाइना के साथ में जब डोकलाम विवाद चल रहा था या हमारा जो भी गलवान घाटी विवाद चल रहा था, उस दौरान भी चाइना की बहुत सारी चीजें इंडिया में आ रही थी, और हमारा जो दोनों का आपस के अंदर जो ट्रेड है उसका बढ़ोतरी भी हुई थी। यानी वहां पे व्यापार बंद नहीं हो जाता है कि हम आपकी चीजें नहीं खरीदेंगे और आपकी चीजें आप नहीं खरीदोगे। समझ में आ गया? आपस में चीजें कंटिन्यू चलती रहती है, क्योंकि जब देशों के बीच में राइवलरी होती है तो पूरी दुनिया पे इंपैक्ट पड़ता है। रसिया और यूक्रेन आपस में लड़े, महंगाई इंडिया के अंदर बढ़ी, हमारा कोई लेना देना था क्या? हम न तो उनको भड़काने गए न मनाने गए, शांति की तो बात की थी, लड़ो मत। अब वो क्यों कही हम लोगों ने? क्योंकि हमारे महंगाई आ गई, हमारा पेट्रोल 108 रुपए का हो गया, हमारा डीजल 93 रुपीज पे पहुंच गया, हमारी सीएनजी महंगी हो गई, 63 रुपए की हो गई, गेहूं महंगा हो गया, साथ के अंदर बहुत सारे पिपासु व्यक्तियों की भी चीजें महंगी हो गई। हुई या नहीं हुई? कारण क्या है? ग्लोबल इंपैक्ट, महंगाई का बढ़ जाना, और जो भी हमारे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजें थी वो भी महंगी हो जाती है। ग्लोबल इंपैक्ट आता है तो देशों के अंदर बीच में दूरियां कम हो जाती है। अमेरिका चाहता है चाइना को कंट्रोल करना, लेकिन यहाँ पे परमाणु बम या किसी भी प्रकार के जो भी कोई हथियार हैं उनका उपयोग थोड़ी करता है, नहीं किया जाता, क्योंकि देशों के अंदर आप राइवलरी नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि सब में इंटरडिपेंडेंस है, सबका आपस में व्यापार चल रहा है। इवन जैसे यूरोपियन कंट्रीज रसिया पे बहुत सारे बैन लगा रहे थे, लेकिन रसिया से नेचुरल गैस खरीद रहे थे। इसीलिए इंडियंस के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने कहा कि साहब आप करो तब तो ठीक और हम करें तो दिक्कत। समझ में आया? कि आपका जो देश है वो तो खरीद रहे हैं और इंडिया खरीदता है तो आपकी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि इंटरडिपेंडेंसी है तो दुश्मनी थोड़ी सी कम होती है, पूरी तरह से हम लोग नहीं लड़ते। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, इकोनॉमी। अब हमारी इकोनॉमी पे क्या प्रभाव पड़ते हैं? अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था पे लिखो कैपिटलिज्म, पूंजीवाद को बढ़ावा। इकोनॉमी, हाँ, इकोनॉमी पे क्या प्रभाव पड़ेंगे ग्लोबलाइजेशन के? इकोनॉमी पे पहला क्या है? कैपिटलाइजेशन, कैपिटलिज्म, पूंजीवाद, पूंजीवाद को बढ़ावा मिलता है यहाँ पे। अब मार्केट डिसाइड करता है सारी चीजें। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, इंक्रीज रोल ऑफ आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड बैंक। लिखो आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड बैंक का बढ़ता प्रभाव। आईएमएफ ये पैसे देने वाले बैंक है दुनिया में, ठीक है ना। वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ, इकोनॉमिक्स में हम लोग इनको पढ़ेंगे। इनका प्रभाव बढ़ जाता है कि पूरी दुनिया के बैंकर्स ये लोग हैं, इंटरनेशनल व्यापार को कंट्रोल ये लोग करते हैं, इंटरनेशनल नीतियों को कंट्रोल ये लोग करते हैं। तो बताओ सरकार का पावर बढ़ेगा देश की या इन लोगों का बढ़ेगा? क्योंकि ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो जितनी ज्यादा ग्लोबलाइजेशन होगा उतना ही ज्यादा अंतरराष्ट्रीय संगठनों का प्रभाव बढ़ता जाता है, सरकारों का प्रभाव कम होता जाता है। नेक्स्ट लिखो, मोर इकोनॉमिक एक्टिविटीज, अधिक आर्थिक गतिविधियां, मोर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो ग्लोबलाइजेशन बढ़ेगा तो आर्थिक गतिविधियां बढ़ेगी, क्योंकि नया व्यापार शुरू होगा, नया बाजार मिलेगा, नए उत्पाद मिलेंगे, नए वितरण के तरीके हम लोग सीखेंगे। ऐसा रहेगा, हम लोगों को जब पता लगता है कि जैक फ्रूट नाम की भी कोई चीज है तो हम लोग मंगा लेते हैं, हम लोगों को पता लगता है कीवी भी कोई चीज होती है तो हम लोग मंगा लेते हैं। हमारे किन्नौर का सेब है भैया, ये जम्मू कश्मीर का, ये हिमाचल का सेब है, साथ के अंदर लाल लाल और भी सेब पड़े रहते हैं, कहते हैं ये ऑस्ट्रेलिया का सेब है, ये वाशिंगटन का
सेव है। तो ये चीजें जब आती है यहाँ पे, तो लोग तो मार्केट ज्यादा मिलता है तो प्रोडक्शन ज्यादा होता है। कि हम लोगों को पता है कि हमारा जो अल्फेंसो मैंगो है उसको यूरोपियन कंट्रीज में बड़े ही चाव के साथ खाया जाता है, तो बहुत सारे लोग अल्फेंसो बनाने लग गए। उगाते ही नहीं उगाते। हम लोगों को पता लगा कि यूरो अमेरिकन लोगों को बासमती चावल पसंद है, तो ज्यादा से ज्यादा बासमती चावल का उत्पादन होने लग गया। तो जिस चीज की खपत ज्यादा होगी उसका प्रोडक्शन भी ज्यादा होने लगेगा। अब क्या केवल बासमती चावल हिंदुस्तान में खाया जाता है? हापुस या जो अल्फेंसो मैंगो केवल हिंदुस्तान में खाते हैं? नहीं, सब्जी मंडी में हम लोग जाते हैं तो कई दुकानों पर विदेशी ही फ्रूट मिलते हैं, अलग अलग प्रकार के। हम लोग कई बार तो पूछते हैं ये नाम क्या है भैया, अलग अलग नाम बताते जाओ कि ये जर्मनी का है, ये न्यूजीलैंड का है, ये फ्रांस का है, ये ब्रिटेन से, ये वाशिंगटन से, ये ऑस्ट्रेलिया से आया है। वेरी गुड, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। ऐसी बातें होती है क्योंकि उनको मार्केट मिला, नया नया व्यापार आता है। आता नहीं आता तो प्रोडक्शन बढ़ता है, प्रोडक्शन बढ़ता है तो नए वितरण के संसाधन आते हैं, वितरण के संसाधन आते हैं तो हर जगह पैसा ही पैसा आता है। क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह पे अपने को सामान भेजना है तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप होगा, जहाज डेवलप होंगे, जहाज के माध्यम से सामान भेजा जाएगा, नए नए व्यापारी जन्म लेंगे, नया नया पेमेंट सिस्टम आएगा, अलग अलग तरीके से पेमेंट सिस्टम डेवलप हो जाएगा, होता है, तो आर्थिक गतिविधियां बढ़ती है। नेक्स्ट लिखो, मोर ग्लोबल फ्लो ऑफ कैपिटल। मोर फ्लो, ज्यादा प्रवाह, किसका? पूंजी का। लिखो ज्यादा प्रवाह, इसका प्रवाह होता है ज्यादा प्रवाह, मोर फ्लो। पहला लिखो पूंजी। हम नौकरी करने गए कुवैत में, कुवैत में हमें तनख्वाह मिली, तनख्वाह को फिर इंडिया में लाया गया, कैपिटल का फ्लो हो गया। हम लोगों ने अल्फेंसो उगाए, जर्मनी भेज दिए, वहां से पैसा आएगा। जर्मनी ने यहाँ पर BMW भेज दी, यहाँ से पैसा आ गया। तो जब पूरी दुनिया के अंदर कैपिटल का फ्लो हो रहा है तो मोर फ्लो होता है कैपिटल का। फिर इन चीजों को बनाने वाले लोग भी तो चाहिए, लेबर, लिखो श्रम, मजदूरों का। इसीलिए आज हम कह सकते हैं कि खाड़ी देशों में इंडियंस खूब सारे हैं, है कि सुबह सुबह जो दुबई फ्लाइट जाती है उसमें बैठ के खूब सारे लोग जाते हैं, अबू धाबी फ्लाइट जाती है अलग अलग देशों में। कि कहाँ पे रहते हैं आपके बाबू साहब? हमारे तो इराक में रहते हैं। कहा जाता है कुवैत में। आजकल अलग देशों के नाम आने लगे, पहले एक ही नाम आता था, इराक, खाड़ी देश बराबर इराक। अब आने लगे ये बहरीन, पहले पता ही नहीं था, सऊदीया, एक ही नाम आता है क्योंकि इराक उस जमाने में डेवलप था। जैसे नॉर्थ ईस्ट में कहा जाता है कहाँ पे रहते हैं? आसाम। हम नागालैंड जा रहे होते तो कह देते थे ये आसाम जा रहे हैं, तो ये सब एक ही था पहले, ठीक है। नेक्स्ट लिखो फिर, और क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तुओं व सेवाओं का प्रवाह, गुड्स एंड सर्विसेज, इनका प्रवाह बढ़ जाता है। वन प्रोडक्ट मैनी कंट्रीज, नो बाउंड्रीज, लिखो ये बात, वन प्रोडक्ट मेनी कंट्रीज नो बाउंड्रीज। अब इंग्लिश में लिख लेना, ये बात इसी में बैठती है फिट। और हिंदी में तो एक देश, नहीं, एक उत्पाद कई देश बिना सीमाओं के, इसमें हाँ लिखो, वन प्रोडक्ट मेनी कंट्रीज विदाउट बाउंड्रीज, बॉर्डर नहीं बाउंड्रीज। ये राइम के लिए लिखा है, राइम होती है एक, नहीं है क्या? राइट अप की एक खास बात होती है, उसमें राइम बनाना होता है, ठीक है। ये इकोनॉमिक थे। फिर लिखो सांस्कृतिक प्रभाव, कल्चरल इंपैक्ट, सांस्कृतिक प्रभाव, कल्चरल इंपैक्ट, सांस्कृतिक प्रभाव, कल्चरल इंपैक्ट। अब ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए क्योंकि हम सोशियोलॉजी में पढ़ रहे हैं, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट में ये रहेगा। पहले लिखो पॉजिटिव, सकारात्मक, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट होते हैं, कुछ नेगेटिव इंपैक्ट होते हैं। पहले पॉजिटिव, पॉजिटिव इंपैक्ट। पहले लिखो कल्चरल होमोजीनाइजेशन, लिखो पॉजिटिव, कल्चरल होमोजीनाइजेशन, ये हिंदी और इंग्लिश में सब में एक ही लिख लेना, एक ही होता है ये, कल्चरल होमोजीनाइजेशन। बताओ क्या मतलब रहेगा इसका, सोच के। यूनिफॉर्म कल्चर, क्या है? यूनिफॉर्म कल्चर, इसको लिख लो। संस्कृति की एक रूपता, वैश्विक संस्कृति की एक रूपता, यूनिफॉर्म कल्चर, यूनिफॉर्म कल्चर।
यानी पूरी दुनिया में एक जैसा कल्चर को बढ़ावा देती है। जैसे मानवतावाद एक कल्चर है कि किसी भी दुनिया के अंदर किसी भी तरीके से हम लोगों के साथ में भेदभाव नहीं करेंगे, महिलाओं की स्थिति पूरी दुनिया के अंदर एक जैसी होनी चाहिए, तो वैसे कल्चर को बढ़ावा दिया जाता है। जैसे खान पान को बढ़ावा मिला, अब जो मैकडोनाल्ड का बर्गर है, वो बर्गर चाइना में भी उसी प्रकार से खाते हैं, इंडिया में भी उसी प्रकार से, ऑस्ट्रेलिया में और अमेरिका में, जाम्बिया, युगांडा, रवांडा, सब जगह उसी स्टाइल से खाया जाता है। तो कल्चरल होमोजेनाइजेशन हो रहा है या नहीं हुआ? तो किसी व्यक्ति को अगर किसकी लत पड़ गई, मैक्रोनी की, या किसी को पिज्जा की आदत पड़ गई है, तो वो इंडिया में भी भूखा नहीं रहेगा और जापान में भी भूखा नहीं रहेगा, अमेरिका में भूखा नहीं रहेगा। अगर रोटी खाने की आदत है और आपको लंदन भेज दिया जाए और रोटी नहीं मिलती है, तो 4 दिन के अंदर आप अजवान लेना, अलग अलग चीजों, वो चीजें हम लोग रखना शुरू कर देते हैं। हमारे साथ में दिक्कतें आ जाती है, ये रोटी तो मिल ही नहीं रही, हम लोग बेसिकली रोटी को ही भोजन समझ लेते हैं, हमारे साथ में दिक्कत हो जाती है, होती ही नहीं होती। अब इसका ये फायदा होता है, जब कल्चरल होमोनाइजेशन होता है तो पूरी दुनिया में खान पान एक जैसा, कुछ भोजन है जो पूरी दुनिया में एक जैसे हैं, कुछ पहनावे हैं जो पूरी दुनिया में एक जैसे हैं। जैसे जींस पूरी दुनिया में एक जैसा पहनावा, पिज्जा, बर्गर सब पूरी दुनिया में एक जैसा पहनावा, कोका कोला, पेप्सी पूरी दुनिया में एक जैसा पहनावा, जैकी चैन एक जैसा है या नहीं है, जेम्स बॉन्ड पूरी दुनिया में एक जैसा, तो ये कॉमन चीजें रहती है। नेक्स्ट लिखो फिर, कल्चरल हिट्रोजिनाइजेशन, कल्चरल हिट्रोजिनाइजेशन, अब हिट्रो कर लो, दोनों इसके फायदे हैं, कल्चरल हिटेरो, हिटेरो नाइजेशन, देखो, each culture becoming more different and distinctive, each culture becoming more different and distinctive, प्रत्येक संस्कृति अधिक विविध व अलग होती जा रही, प्रत्येक कल्चर ना, ये पहले पॉजिटिव का तीसरा पॉइंट लिख लो, ये कल्चरल हिट्रोजिनाइजेशन इसी का पार्ट है। प्रत्येक कल्चर, प्रत्येक संस्कृति अधिक विविध व अलग होती जा रही है, ईच कल्चर बिकमिंग मोर डिफरेंट एंड डिस्टिंक्टिव, कि हमारी अपनी एक पहचान है। जैसे हम लोग बोलते हैं हमारी भारतीयों की एक पहचान है, तो हम लोगों की अब दुनिया में हम लोग अपनी कल्चर को शो करना चाहते हैं कि हमारी एक अलग ही पहचान है, हम हिंदुस्तानी, हमारी अलग पहचान है। तो हमारा ड्रेसिंग सेंस, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जब लाल किले पे भाषण देने जाते हैं तो हर बार एक साफा पहन के जाते हैं, पहन के जाते हैं, तो साफा हमारी डिस्टिंक्ट कल्चर है। हमारा जब भी कोई प्रोग्राम होता है तो हमारी ऑफिशियल ड्रेस होती है जोधपुरी कोट पैंट रहता है, सरकार का जो भी रिप्रेजेंटेटिव रहेगा, हमारी डिस्टिंक्ट कल्चर। हम जब वैश्विक प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो भले ही हम लोग यहाँ पर पिज्जा बर्गर खा रहे हो, वैश्विक प्लेटफॉर्म पे हम दाल बाटी चूरमा ही खाएंगे, हमारे कल्चर को शो करने जाते हैं। भले ही हम लोग जींस पैंट पहनते हो, लेकिन वहां पे हम लोग साड़ी ही पहनेंगे, धोती कुर्ता ही पहनेंगे, हम लोग अपने कल्चर को शो करना चाहते हैं, ये हमारी विविधता होती है। ऐसा है या नहीं है? तो ये ग्लोबलाइजेशन में हम लोग दिखाते हैं, प्रदर्शन करते हैं अपने कल्चर का, ये कल्चरल हेटेरोजिनाइजेशन होता है। लिखो नेक्स्ट, कल्चरल मिक्सअप, संस्कृति का मिश्रण, संस्कृति का मिश्रण। जो सबसे खास बात है वो क्या है? लिखो, कुर्ता और जींस, कुर्ता और जींस। जींस वेस्टर्नाइजेशन, यानी कि यूरोप और अमेरिका को शो करती है, और कुर्ता इंडिया को शो करता है। करेगा या नहीं करेगा? समझ में आ गया? चल, क्या इंडो वेस्टर्न ड्रेस, ऐसी कोई ड्रेस आती है? ड्रेस है, चलो ठीक है ना। तो वो क्या है, किसको शो कर रहा है? दुनिया का कल्चर मिल गया है। मूवी देखनी है हॉलीवुड, लेकिन देखेंगे भोजपुरी में, इसमें भोजपुरी के अंदर खूब सारी फिल्में होती है भोजपुरी में। जैसे एक मूवी पड़ रही है KGF, भोजपुरी के अंदर, वो हिंदी में नहीं है, यूट्यूब पे भोजपुरी के अंदर है। एक तगड़ी भाषा होती है। कौन कौन है? केसरी लाल, कौन है? निरहुआ, अलग अलग हीरो है ना भोजपुरी के। और भी है कोई, कौन है? करनम्मा, अलग अलग हीरो है, तो उसमें एक अलग स्टाइल आती है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, कल्चरल मिक्सअप हो जाता है ग्लोबलाइजेशन के अंदर। तो वहां पे जैकी चैन आएगा और वो भोजपुरी बोलेगा,
जे बोलेंगे ना थोड़े दिनों में, फिर जेची चैन मारवाड़ी बोलेंगे काहे करे खट जावे हूं मैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, ग्लोबलाइजेशन कल्चर मिक्सअप है, और अपने को बेहतर लो लगता है कि जेची चैन ने बोली मारवाड़ी, ठीक है ना, या फिर ढूंढाड़ी कंडा जावत है ठीक है ना, अलग अलग रहेगा। लिखो ये कल्चरल मिक्सअप, फिर लिखो सोशल रिफॉर्म। खास बात यह है इसकी, सामाजिक सुधार, सोशल रिफॉर्म, सोशल रिफॉर्म सामाजिक सुधार। अब सामाजिक सुधार क्या किया इसने ग्लोबलाइजेशन में, महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ इससे। लिखो महिलाओं की स्थिति में सुधार, वुमन अपलिफ्टमेंट, वुमन एम्पावरमेंट, महिलाओं की स्थिति में सुधार। अब महिलाओं को एक तो पार्टिसिपेशन मिला पॉलिटिक्स में, इकोनॉमी में, समाज में भागीदारी मिली, इनको शिक्षा के लिए आगे आने दिया जाने लगा। जब हम लोगों ने देखा कि दुनिया के अंदर महिलाएं, हम लोग अंग्रेजों को देखते हैं, फिर हम लोग कह देते हैं देखो ये अंग्रेजियां, फिर अंग्रेजा जी लुगाया ये देवे, एक शब्द चलता था कॉमन। फिर आसपास में जो भी व्यक्ति होता है, नहीं कि हमारे भी जो घर में वो भी ऐसे इनको आजाद रहने दो। तो ये ग्लोबलाइजेशन के कारण ही पॉसिबल हो पाया। फिर देखते कि ये भी लड़ सकती है कि वहां पे जो किसी हॉलीवुड की मूवी में जो हीरोइन होती है वो फाइटर भी होती है, तो फिर हम लोगों की जो एक्ट्रेस हुआ करती थी वो भी फाइटर बनी, फिर हम लोगों के घरों में जो महिलाएं थी वो भी वो फाइटर, अलग बात है। दूसरी फाइटर जी ये भी क्या उड़ा सकती है, विमान उड़ा सकती है। जैसे जो टॉप गन मूवी है उसमें टॉम क्रूज भी विमान उड़ाएगा, और साथ के अंदर हीरोइन है वो भी विमान उड़ाएगी। हम जब फिल्म देखते हैं 007 की, उनके अंदर बराबर उस स्थिति में जाती है, फिर हम लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ पे भी ये बराबर पार्टिसिपेशन में आ सकती है कि बराबर जो पुरुष है उनके साथ मिलके काम करती है, कंधे से कंधा मिला के। तो ग्लोबलाइजेशन में जब हम लोगों ने देखा तो इनका पार्टिसिपेशन भी बढ़ा, आया समझ में। तो वुमेन एम्पावरमेंट में इनका फायदा हुआ, एक लिबर्टी इक्वलिटी को बढ़ावा मिला। लिखो स्वतंत्रता या अधिक स्वतंत्रता मिली, साथ में भेदभाव कम होता है इससे, लिबर्टी इक्वलिटी समानता, छुआछूत का अंत, छुआछूत का अंत, अपोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, जिसमें कुछ नहीं पड़ा टचेबिलिटी अनटचेबिलिटी में। आप ग्लोबलाइज दुनिया के अंदर रह रहे हो, पूरे मानव दुनिया के एक जैसे हैं। फिर लिखो साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल ग्लोबल थिंकिंग बनी हमारी, वैश्विक सोच का विकास हुआ, कॉस्मोपॉलिटियन, वैश्विक मानव, कॉस्मोपॉल, लिखो साइकोलॉजिकल, ग्लोबल थिंकिंग, वैश्विक सोच बनती है हमारी, कॉस्मोपॉलिटियन है, कॉस्मोपॉलिटियन, कॉस्मोस मतलब ब्रह्मांड का निवासी, कॉस्मो सर्वव्यापी, हर जगह जो रहता है, ठीक है ना। कि थोड़ी देर पहले मिस्र में था, अब वो नाश्ता लीबिया में कर रहा है, दोपहर का खाना क्यूबा में खाएगा, फिर शाम का जो सफर है ब्याड़ू करेगा न्यूयॉर्क के अंदर, ठीक है। अगले दिन का कलेवा वापिस कनाडा में जाके कर लेगा। ये वैश्विक मानव होते हैं कुछ जो घूमते ही रहते हैं। हुआ या नहीं हुआ, हमारी सोच ऐसी बन गई, दुनिया के किसी भी देश को हम नकारते नहीं, कई बार नकार दिया जाता है कि नहीं उस देश की चीजों को हम लोग नहीं अडॉप्ट करेंगे। ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है, पूरी दुनिया हमारी एक ग्लोबल विलेज बनता है, ठीक है। अब ये केवल हमेशा पॉजिटिव नहीं होती, कई बार नेगेटिव भी होती है। लिखो नकारात्मक, नेगेटिव, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वो सब इस ग्लोबल थिंकिंग में आ जाते हैं, ठीक है। अब लिखो नेगेटिव, नेगेटिव में इसमें हम लोग एक बात देखते हैं, जो जो ग्लोबलाइजेशन है उसमें कुछ देशों का प्रभाव ज्यादा है। तो यूएस हेजीमनी, देखो यूएस हेजीमनी, अमेरिका का प्रभाव, अमेरिका का प्रभाव ज्यादा बड़ा, यूएस हेजीमनी। अब अमेरिका का प्रभाव कैसे बढ़ता है, अमेरिका की एक तो जींस, अब हमारे को ये नॉर्मल लग रही है जींस, लेकिन जींस ने पूरी दुनिया बदल के रख दी। क्या है ये जींस, यानी जींस पहनते हैं तो जिसका प्रभाव बढ़ेगा, अमेरिका का प्रभाव बढ़ेगा। मैकडोनाल्ड, क्या है मैकडोनाल्ड, पूरा हमारा खाने का तरीका इसने बदल दिया, मैकडोनाल्ड ने बना दिया। पिज्जा बर्गर सब क्या है, मैकडोनाल्ड। अब हमारा खान पान दाल बाटी चूरमा नहीं, मैकडोनाल्ड। ट्रीट देनी है कि नहीं आज बाटी बना ले, नहीं बाटी नहीं यार, बर्गर फार्म में चलते हैं, पिज्जा हट में चलते हैं, ठीक है ना, कौन से कैफे में चलते हैं, अलग अलग स्टार बक्स में चलेंगे हम लोग, अरे जूस बना दो नहीं, ठीक है ना, राबड़ी बना दी, हाँ राबड़ी नहीं, हम लोग क्या खाएंगे, स्टार बक्स के अंदर जाएंगे, ठीक है ना। ये मैकडोनाल्ड के कारण हुआ। हॉलीवुड, हॉलीवुड जैसा हॉलीवुड सोचता है वैसा ही हम करेंगे, फिर हम नकल और कर देंगे। फॉरेस्ट गम बनाने की कोशिश करेंगे, लाल सिंह चड्ढा हम बन जाएंगे।
लेकिन वैसा बन नहीं पाएंगे। ठीक है ना, हॉलीवुड की नकल करते हैं हम लोग, हॉलीवुड से बॉलीवुड बना, तो बेसिकली हम लोग हर चीज में उनकी तरफ देख रहे हैं। अनु मलिक के जो गाने आएंगे वो ज्यादातर जैसे रहेंगे हॉलीवुड को, पर उधर से देखे जाएंगे। फॉरेस्ट गंप से कौन प्रमोट हो गया, लाल सिंह चड्ढा। तो ज्यादातर हम लोग इंडियन मूवीज देखते हैं, वो इंडियन मूवीज हॉलीवुड की ही नकल होती है। तो यानी एक संस्कृति का यहाँ पे प्रभाव ज्यादा होता है, तो यूएस की जो प्रभुता है वो ज्यादा बढ़ जाती है। हर जगह अमेरिका का प्रभाव ज्यादा बढ़ जाता है, खान पान में, रहन सहन में, इकोनॉमी में अमेरिका रहेगी, फिर सामान भी हम अमेरिका का ही खरीदेंगे, तो उनकी इकोनॉमी ज्यादा डेवलप हो जाएगी। तो एक प्रकार से हम लोग मानसिक गुलाम बनते हैं। तो ये किसको जन्म देती है, मानसिक गुलामी को जन्म देती है। लिखो, मानसिक गुलामी, मेंटल स्लेवरी, मेंटल स्लेवरी, क्योंकि हमारे को दिन में उपभोग करते हैं हम इन चीजों का, और हम लोग मेटलिस्टिक ज्यादा हो जाते हैं, और हम रात को सपने लेते हैं यूएस ड्रीम्स। लिखो, यूएस ड्रीम्स एक फेमस शब्द है, यूएस ड्रीम्स, कि मुझे सपने आते हैं यूएस के, कि कब मेरे को वीजा मिलेगा और मैं यूएस जाऊं, कब मैं वहां का ग्रीन कार्ड ले लूं और बकायदा बताऊं कि मैं यूएस का नागरिक हूं, कि मेरा भतीजा यूएस रहता है। अरे ये आईफोन यहाँ से क्यों खरीदा, मैं यूनाइटेड स्टेट से मंगा देता, 40,000 रुपए कम आते, दुबई से ले आते हम लोग। ऐसा भाव आता कि नहीं आता, कि हमारे तो भतीजा यूएस में रहता है, बकायदा प्राउड से हम लोग कहते हैं, बार बार सबको बताते हो रहे हैं। और जब वो कभी भी हमारे गांव आ जाते हैं तो हम लोग उनकी फोटो और खिंचा के अखबार में वो निकलते हैं, यूएस से आए और इन्होंने ये किया। यानी कहने का मतलब पूरे दुनिया के अंदर ये बात चलती है। तो कौन से देश का प्रभाव ज्यादा बढ़ रहा है, तो इक्वलिटी को बढ़ावा दे रहा है, इनइक्वलिटी को, इनइक्वलिटी को बढ़ावा देता है। ठीक है ना, ये डोमिनेंस देता है, यूएस की प्रभुता को जन्म देता है। नेक्स्ट लिखो, मैकडोनाल्डाइजेशन, मैकडोनाल्डाइजेशन, लिखो क्या, मैकडी, मैकडोनाल्ड, मैकडोनाल्ड। तो पूरी दुनिया क्या हो गई है कि एक मैकडोनाल्डाइजेशन मतलब ग्लोबलाइजेशन। ऐसा हमारा भोजन हो गया, फूड हैबिट का मतलब इसका, कि हमारी फूड हैबिट, इस फूड हैबिट के कारण हमें बीपी मिल गया, डायबिटीज मिल गया, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़ गया, अलग अलग प्रकार की, हम जिम कर रहे हैं, हम मर रहे हैं। ठीक है, ये किसके कारण है, ग्लोबलाइजेशन के कारण। लिखो, लॉस ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी, लॉस ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी, सांस्कृतिक पहचान को खतरा, सांस्कृतिक पहचान को खतरा। हम अपनी संस्कृति को ही भूलते जा रहे हैं। कई बार ये बोला जाता है ना कि संस्कृति को, एक जैसे कि मान्यवर का एड आया करता था कि सर प्लीज ऑटोग्राफ, सर प्लीज ऑटोग्राफ, इंटरव्यू ले लो सर, इंटरव्यू ले लो। अरे आदमी क्या है, मैं ब्याह में आया हूँ, इंटरव्यू नहीं, आप तो कपड़े तो ऐसे पहन रहे हो इंटरव्यू वाले जैसे। फिर वो चौड़ा पजामा पहन के आता है। रणवीर सिंह का एक एड था, नहीं पता, चलो कोई बात नहीं। ठीक है ना, तो हर चीज जो हम लोग देखते हैं हमारे पढ़ाई से रिलेटेड है, बस हमारे में कला होनी चाहिए, हम उसको जोड़ दे। ठीक है, और धीरे धीरे आ जाएगी। जब हम लोग इस तरीके से पढ़ेंगे ना, सब कुछ आ जाएगा। कोई भारी चीज थोड़ी है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, अपने को किसी रॉकेट को मंगल पे नहीं भेजना है, बस पता आराम से नॉर्मल चीजें जो समझने की है आ जाएगी। आया, ठीक है, लिखो फिर नेक्स्ट। तो कल्चरल आइडेंटिटी को लॉस कर रहे हैं हम लोग, यानी हमारा पहनावा खत्म कर रहे हैं हम लोग, हमारा खान पान खत्म कर रहे हैं, रहन सहन खत्म कर रहे हैं हम लोग, हमारे वैल्यूज को खत्म कर रहे हैं। लिखो, मूल्यों का हास, लॉस ऑफ वैल्यूज, मूल्यों का हास, मूल्यों का हास। हैप्पी फैमिली, मैं, हम दो, हमारे दो, वो ही अच्छे, माता पिता नहीं है अच्छे, ठीक है, बाकी तो सब है कच्चे, यानी किसी को भी अपने पास में नहीं रखना। ठीक है ना, हम दोनों हैं, हमारे जो बच्चे हैं, उसके अलावा हैप्पी फैमिली। ठीक है ना, फ्लैट कल्चर, माता पिता भले ही गांव में रहो, भले ही उनकी कोई सेवा के लिए नहीं हो, या भले ही उनको हम लोग वृद्धाश्रम के अंदर भेज किया जाए, लेकिन हम लोग उनको साथ में किसी हाल में नहीं रखेंगे। ये किसके कारण हुआ, ग्लोबलाइजेशन के कारण हुआ या नहीं हुआ। या फिर हमारी इंडिविजुअल आइडेंटिटी बन जाना, खुद का सेल्फिशनेस, ग्लोबलाइजेशन, जी मैं खुद के बारे में सोचूं, वैल्यूज खत्म होते जा रहे हैं हमारे। लिखो, फ्लैट कल्चर, फ्लैट कल्चर। अब फ्लैट कल्चर के अंदर संयुक्त परिवार रहेगा, एकल परिवार, एकल परिवार। लिखो, नैरो फैमिली, एकल परिवार। कि हमारे जो आसपास के लोग होते हैं, अब हम लोग हमारे परिवार का जब परिचय कराते हैं तो क्या कराते हैं, ये मेरे मम्मी पापा है, ये हम उनके बच्चे हैं।
ओवर। थोड़ा सा ही हम लोग आज से 20-25 साल पुराने जमाने में जाते हैं तो कोई भी जो कोई बच्चा होता था उससे पूछा जाता था जी तू किसका है रे, उनको है तू, तो बोलते जी मैं बाँ को पोता हूँ, यानी मैं उनका पोता हूँ। पिता का नाम ही नहीं बताता था वो, उसे द्वारा अपने दादा का नाम बताया जाता था। ये क्या है, अब क्या बताते हैं हम लोग, कौन दादा, आई डोंट नो माय दादा, आई एम बिलोंग फ्रॉम द जयपुर, वी आर जयपुराइट्स, वी आर मुंबईकर्स, ठीक है ना। हम यही के, हमें गांव का नाम नहीं पता हमारे को कि गांव कौन सा है हमारा, ज्यादा तो बताते और नहीं कि मेरा गांव ये भी है। समस्या ये नहीं, किसी कारण नहीं है, ग्लोबलाइजेशन के कारण हमारे को ये समस्या देखने को पड़ती है। पहले हम लोग बताया करते थे जी मेरा ये बकायदा मेरा ये गांव है, हम वहां से उठे हुए हैं। हम लोग अपनी आइडेंटिटी अलग करना चाहते हैं कि हम तो शुरू से ही जयपुर के ही हैं, जयपुर के अलावा कहीं के, कई लोग हो सकते हैं जयपुर के, पर हमारी कोई बेसिक आइडेंटिटी भी तो होती है ना। एक दो पीढ़ी का नाम पता होना, कि हमारे को नहीं पता, मुझे मम्मी पापा का नाम पता है, मोर देन इनफ, आई डोंट नो। बाजी तू पूछ पबजी में जितने स्टेप्स होते हैं वो मैं तेरे को बताऊं, ठीक है ना। कौन सा बर्गर कौन से में आता है, एक्स्ट्रा चीज लगोगे तो कुछ एक्स्ट्रा चीज के पैसे कितने लगते हैं वो मैं सब बता दूंगा, मेरे को नहीं पता करना कौन दादी साथ है कौन दादो साथ है, ये खत्म कर दी जाती है। लिखो ऋण रित जैसे मूल्यों का हास, लॉस ऑफ ऋण रित, कि कुछ हमारी जिम्मेदारियां होती है, कुछ हमारे पे ऋण होते हैं, पितृ ऋण होता है, ऋषि ऋण होता है, देव ऋण होता है, उनका क्या हो गया, हास हो गया। आया समझ में, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब इंडिया पे क्या टाइम हो गया, ठीक है, तो इंडिया पे जो प्रभाव है वो देखेंगे कल। बाकी कॉमन ये था पॉइंट, तो इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ओवर इंडिया।